हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज की क्लास में बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ शेयर की थी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पहले से ही मेंशन्ड है। आपको वो ट्राई करने थे। आज हम उन पे डिस्कशन करेंगे। अगर किसी का नहीं हो पाया, तो वो अभी इस वीडियो को ध्यान से देखे, ठीक है? तो बच्चों ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। उसमें हमारे पास 2 चीज़ें बच्चों, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों? ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसके अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है? अगर प्रोटॉन का मास m है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो एक-दूसरे पे फोर्स लगाएँगे। इसके पास चार्ज कितना है? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस E, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा बच्चों? प्लस 2E। क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज प्लस 2e। ये जब इस पे फोर्स लगाएगा, अब दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव फोर्स, ठीक? तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, जो प्रोटॉन पे फोर्स लग रही है। और अल्फा पार्टिकल पे कौन फोर्स लगाएगा? प्रोटॉन। किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है? अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? क्या होता है फॉर्मूला? के क्यू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है? बीच का गैप मान लो आर है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। अल्फा पार्टिकल भी प्रोटॉन पे इतनी फोर्स लगा रहा है, प्रोटॉन भी अल्फा पार्टिकल पे इतनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है? तो दोनों पे सेम फोर्स लग रही है। लेकिन डायरेक्शन की बात करें, तो अगर हम इधर एक्स एक्सिस माने, तो प्रोटॉन पे लगने वाली फोर्स किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है? और अल्फा पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स किस डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अपोजिट। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ प्रोटॉन। ये तो चीज ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की भी बात ऐड कर दे इसमें, तो डायरेक्शन ऐड करने से क्या होगा बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और अब ये इक्वल नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों? अपोजिट है। अगर एक आई कैप है, तो दूसरा माइनस आई कैप है, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वेक्टर क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर देखें फोर्स का, तो वो सेम रहेगा। हमें यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी नॉट इक्वल टू, यानी कि इन दो में से कोई एक हमारा आंसर बनने वाला है। ये दो तो रिजेक्ट हो गए। ओके? ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम किसी बॉडी पे इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है बच्चों। अगर कुछ और एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट ना कर रही हो तो बॉडी पे, तो यहाँ पे प्रोटॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। और सेम फॉर अल्फा पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड छोड़ो, वेक्टर क्वांटिटी जो होगी वो अपोजिट रहेगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमारा एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू आएगा बच्चों। तो ये हमारा जो है, ये फाइनल आंसर बनेगा। और अगर मैग्नीट्यूड देखो, तो मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम नहीं रहेगा। हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? नॉन रिलेटिविस्टिक केस में फोर्स होती है वो इक्वल्स टू एम में होता है, ठीक है? अब यहाँ पे अल्फा के केस में इसका मास जो है वो बच्चों 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास होता है, ठीक है? तो मास चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन की क्वांटिटी भी डिफरेंट हो जाएगी बच्चों, क्योंकि फोर्स दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है, मास डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन भी दोनों का डिफरेंट रहेगा। उस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल नहीं हो सकता। ओके? तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, ये बनेगा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? वो भी नॉट इक्वल टू, और एक्सेलरेशन भी दोनों का इक्वल नहीं है, ठीक है? ईज़ी था? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारे सेकंड क्वेश्चन में
हमें क्या दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में लगने वाली फोर्स बतानी है और रेडियस की वैल्यू गिवन है हमें। रेडियस लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ठीक? तो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें बच्चों, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और इधर बाहर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ बीच में आर रेडियस पे हमारी ऑर्बिट है, ठीक? हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो होता है 1 और एटॉमिक नंबर हम क्या बोलते हैं कि किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्टेट, ठीक है? यानी कि अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि उसके पास कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, ठीक? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बच्चों? 1 प्रोटॉन होगा, ठीक है? और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? ई, ठीक है? प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई। और ई की अगर बात करें तो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है। इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन भी होता तो 1 + 1 क्या हो जाता है? एटॉमिक मास 2 हो जाता, ठीक है? वो उसका आइसोटोप होता है, ठीक है? तो सिंपल हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, ठीक है? बीच की रेडियस आर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स क्या बनेगी? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके? के की वैल्यू क्या है बच्चों? 9 इंटू 10⁻⁹ Q1। अगर हम प्रोटॉन का चार्ज देखें तो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर, आर क्या है? रेडियस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आर की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर और इसका स्क्वायर कर देंगे। इन सबको जब सोल्व करेंगे, क्या बनेगा? 9 1.6 1.6 क्या होता है बच्चों? माइनस साइन और लगे लेते हैं। 2.56, ठीक है? 0.5 को हम बोल सकते हैं 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास क्या बचा है? नीचे तो बचा है 10⁻⁻20, ठीक है? ऊपर क्या बचा है? -19 -19 -38 प्लस 9 क्या बचेगा? ये बचेगा। उसके बाद में जब इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आएगा बच्चों, इसको जब ऊपर लेके जाएँगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है? दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा बच्चों। तो इतनी फ़ोर्स लग रही है बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक? डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ लगाना था हमें, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, बीच की रेडियस हमें गिवन है। तो जब तो हमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें एक लाइन चार्ज दिया हुआ है। लाइन चार्ज मतलब कि जो चार्ज है हमारा क्यू चार्ज वो एक लाइन की फॉर्म में है, ठीक? एक ही लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस दूर पे हमारे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज है।
हमें इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फ़ोर्स फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों? अब यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है ये डिस्टेंस के साथ में चेंज होता जा रहा है, ठीक? तो हम डायरेक्ट वो फ़ॉर्मूला नहीं लगा सकते, फ़ोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये वाला चार्ज है, ये एक जगह कंसंट्रेटेड ना होके डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा है, ठीक है? जैसे-जैसे दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वेरी करेगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम डायरेक्ट तो यूज़ कर नहीं सकते, क्या करेंगे? हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन को? तो उसके लिए हम पहले एक छोटा चार्ज मान लेते हैं इसके अंदर, ठीक है? एक छोटा-सा एरिया लिया जिसमें हम मान लेते हैं कि इधर dq चार्ज प्रेज़ेंट है, ठीक? ये dq चार्ज इस पे कितनी फ़ोर्स लगा रहा है, वो निकालते हैं और ये जो dq चार्ज लिया है हमने, ये x डिस्टेंस दूर है स्मॉल q चार्ज से, ठीक? तो dq चार्ज की वजह से जो लगने वाली फ़ोर्स है वो भी स्मॉल रहेगी इसलिए हम उसको df बोल रहे हैं। df क्या आएगी बच्चों? K dq q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है? q1 हमारा dq हो जाएगा, q2 हमारा q हो जाएगा और बीच का डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास स्मॉलर फ़ोर्स ड्यू टू dq चार्ज, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, हमें dq पता नहीं है, dq क्या है? dq की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कंप्लीट लेंथ L के लिए टोटल चार्ज कितना होता है बच्चों? L लेंथ के लिए चार्ज है हमारा q, ठीक है? यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। अगर लेंथ हमारी 1 हो तो चार्ज कितना आएगा बच्चों? q बाय L। और ये जो dq चार्ज है बच्चों, ये dx लेंथ के बीच में एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? dx लेंथ का हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया था, जिसमें कितना चार्ज आ रहा है? dq और ये dq चार्ज इस q चार्ज पे फ़ोर्स लगा रहा है df, ठीक है? अब कंप्लीट लेंथ L में चार्ज कितना है? q। तो अगर यूनिट लेंथ हो तो उसमें चार्ज कितना आएगा बच्चों? q बाय L। अब हमारे पास लेंथ कितनी है? dx। तो dx लेंथ के अंदर चार्ज कितना आएगा? इतना और ये हमारा किसके बराबर रहेगा? dq के बराबर, ठीक है? तो dq की वैल्यू आ गई हमारे पास q dx बाय L। वो यहाँ पे पुट कर देंगे। df क्या बन जाएगा? K q dx बाय L q और x स्क्वायर, ठीक है? अब ये आ गई हमारी स्मॉलर फ़ोर्स df। किसकी टर्म्स में है ये? x की टर्म्स में। x क्या है? dq और q चार्ज के बीच का सेपरेशन, ठीक है? अब हम इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर टोटल फ़ोर्स। टोटल फ़ोर्स F क्या बनेगी बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ df की वैल्यू पुट करेंगे तो K Q Q dx बाय L x स्क्वायर, ओके? और इंटीग्रेशन हमारा x की टर्म्स में हो रहा है, तो x बच्चों कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा x। अब ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? R, ठीक है? तो R से स्टार्ट होके हमारा x कहाँ तक जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? R प्लस L, ठीक है? तो दोनों लिमिट्स हमने डिफाइन कर दी। x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? R से लेके R प्लस L तक, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बस इंटीग्रेशन करना है। अब ये जो क्वांटिटी है बच्चों, ये तो क्या है? कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। K Q Q बाय L तो हमारा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? dx बाय x स्क्वायर। R से लेके R प्लस L हमारी लिमिट रहेगी। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों?
x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। x स्क्वायर को ऊपर जब लेके जाओगे तो ये बना -2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर्स में एक ऐड होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में एक सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो भी हमारा ये जो पावर बनेगी ये एज़ इट इज़ डिनोमिनेटर में भी आएगी, ठीक है? तो ये हमारा इंटीग्रेशन बना। इसको जब सोल्व करोगे क्या आएगा k क्यू बाय एल, ये -1 बचेगा तो माइनस साइन हम बाहर लगा देते हैं। ये बना x की पावर -1 यानी कि 1/x r से r प्लस l तक, ठीक है? सबसे पहले क्या पुट होता है? अपर लिमिट पुट होती है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होती है। पहले अपर लिमिट पुट करोगे 1/r प्लस l माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे r। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा बच्चों? इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। r प्लस l इंटू r, ये बनेगा r माइनस r प्लस l। यहाँ से r कैंसल हो जाएगा, माइनस l बचेगा डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस l। तो ये बन रहा है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन। इसको जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ k q q बाय l इंटू माइनस ऑफ l डिवाइडेड बाय r r प्लस l, ठीक है? r l से l कैंसल हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो f हमारी क्या बनेगी? k q q डिवाइडेड बाय r r प्लस l। तो ये जो लाइन चार्ज है बच्चों, स्मॉल चार्ज q पे इतनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है? प्रोसीजर प्रोसीजर समझ आया? कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? हम एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं dx लेंथ का, जिसमें मान लो कि चार्ज कितना आ रहा है, dq चार्ज। उस चार्ज की वैल्यू हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं कि कितना चार्ज बनेगा वो। अब ये जो चार्ज है, ये इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, वो हमारी क्या बन जाएगी? df, ठीक है? स्मॉलर फोर्स। इस फोर्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? टू फाइंड आउट कंप्लीट फोर्स। उस इंटीग्रेशन में हमें ध्यान रखना होगा लिमिट का, ठीक है? अब हमने x लिया है, तो हमें देखना होगा कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो x यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। तो फर्स्ट लिमिट हमारी क्या बनेगी? r, और जब यहाँ फाइनल लिमिट हमारी क्या बनेगी? r प्लस l। तो x वेरी करेगा r से r प्लस l। आगे तो बस इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक? अप्रोच समझ आ गई? नहीं आई है, तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो। अगर फिर भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम एक और वीडियो बना देंगे इस पे डेडिकेटेड, कुछ और इसी टाइप के एग्ज़ाम्पल्स के साथ में, ठीक है? वहाँ से आपको ये पूरा कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास एक रिंग है, ठीक है? रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमने एक स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है सेंटर पे, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगी? फ़ोर्स लगेगी। सेंटर वाले चार्ज पे तो नेट फ़ोर्स 0 हो जानी है बच्चों, क्योंकि हर डायरेक्शन में इस पे फ़ोर्स लग रही होगी, तो रिजल्टेंट 0 आएगा। लेकिन जो ये चार्ज है, जब इस पे फ़ोर्स लगाएगा, तो रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होगी बच्चों। कैसे? रिपल्सिव फ़ोर्स होने की वजह से इस पे फ़ोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस फ़ोर्स की वजह से रिंग क्या चाह रही है कि वो एक्सपैंड हो जाए, ठीक है? लेकिन सॉलिड होने की वजह से वो एक्सपैंड तो हो नहीं सकती। तो ओवरऑल इसकी बाउंड्री जो है, जो शेप है, उसमें क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी कि ये फ़ोर्स की वजह से एक्सपैंड होना चाह रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो एक टाइप की टेंशन क्रिएट हो गई। हमें वो टेंशन निकालनी है। अब तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन्स हैं,
ये बोर्ड में आने के चांस बहुत कम है क्योंकि ये थोड़ा-सा लेवल एडवांस हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए इसमें। तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा टॉपिक के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन्स आपको जेईई, नीट इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक? तो इसको समझो और इससे इस टॉपिक पे आपकी जो कमांड है वो और अच्छे से डेवलप होगी, ठीक है? तो इसमें टेंशन कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम वही करते हैं कि हम इस रिंग में एक छोटा सेक्शन लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी ये जो चार्ज है ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम पूरे के लिए एक साथ सोल्व नहीं कर पाएँगे। हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। उससे पहले हम एक स्मॉल सेक्शन मान लेते हैं, जो कि डीएल लेंथ का रहने वाला है। हमारी ये पॉजिटिव चार्जेज़ है रिंग पे, ठीक है? और ये जो स्मॉल सेक्शन है, ये बच्चों सेंटर पे डी थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है? जो रिंग का सेंटर बनेगा, उस पे डी थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है ये स्मॉल सेक्शन। और इस पे जो नेट चार्ज है, वो बच्चों हम मान लेते हैं कि pq चार्ज है, ठीक है? अब क्या होगा? इधर हमारा क्या था? q चार्ज था बच्चों। q चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगा रहा है df, ठीक है? df फोर्स इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने अभी एक स्मॉल सेक्शन लिया है। स्मॉल सेक्शन पे लगने वाली फोर्स भी हमारी क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। इस फोर्स को हम पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास F फोर्स आ जाएगी, ठीक है? तो Q चार्ज dq चार्ज पे dF फोर्स लगा रहा है। इस वजह से इसमें क्या हो रहा है? टेंशन क्रिएट हो रही है बच्चों, ठीक है? अगर हम देखें इसको पीछे की ओर वो कर दें, अब टेंशन जो है बच्चों वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है? कहीं पर भी हमें अगर टेंशन देखनी हो तो वो हमेशा इस वाली रिंग के साथ में टेंजेंट बना रही होगी, ठीक है? तो टेंजेंट और स जो रेडियस वेक्टर होता है उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है बच्चों, ठीक है? तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होने वाला है। टेंशन और ये जो रेडियस वेक्टर बनेगा इसके बीच में एंगल। ये अगर 90 डिग्री है, यहाँ पे कंप्लीट एंगल हमारा डी थीटा था, तो ये एंगल क्या बनेगा? डी थीटा बाय 2। सेम ये डी थीटा बाय 2, ठीक है? तो ये एंगल क्या बनेगा बच्चों? और सेम ये बनेगा 90 डिग्री माइनस डी थीटा बाय 2, ठीक है? दोनों हमारे एंगल जो है वो 90 माइनस डी थीटा बाय 2 रहने वाला है। यहाँ देखो, अब ये जो फ़ोर्स है, ये हमारी टेंजेंशियल फ़ोर्स है, जिसको हम टेंशन बोल रहे हैं, ठीक है? टेंशन, ये एंगल हमारा डी थीटा 90 माइनस डी थीटा बाय 2। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हम इस फ़ोर्स के कंपोनेंट्स देखें, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है बच्चों? कोस थीटा। जैसे कि ये अगर हमारी फ़ोर्स F है और ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, तो एंगल के साथ वाली साइड पे जो हमारा कंपोनेंट होता है, वो होता है कोस थीटा कंपोनेंट। और इससे 90 डिग्री पे हमारा होता है साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक? सेम यहाँ पे जब टेंशन के कंपोनेंट हम देखेंगे, तो एंगल के साथ वाली साइड का जो कंपोनेंट होगा, वो बनेगा बच्चों कोस कंपोनेंट। और इससे 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट बनेगा, वो बनेगा साइन कंपोनेंट। इतना क्लियर है? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है बच्चों कि जब भी एंगल हमारा 90 माइनस कुछ हो, तो कोस का साइन हो जाता है, साइन का कोस हो जाता है। ये बन जाएगा टी साइन डी थीटा बाय 2 और ये बन जाएगा बच्चों टी कोस डी थीटा बाय 2, ठीक? अभी तो हमने इस वाली टेंशन के कंपोनेंट फॉर्म्स देखे हैं, ठीक है? अगर हम सेम इस टेंशन के भी कंपोनेंट्स देखें, तो ये जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है, ये क्या बनेगा? टी साइन
डी थीटा बाई टू, ठीक है? सेम। और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? टी कोस डी थीटा बाई टू, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखो बच्चों, अगर मैं सिर्फ ये वाली फोर्सेज यहाँ पे बनाऊं, तो ऊपर हमें क्या मिला है? डीएफ फोर्स, ठीक है? नीचे हमें क्या मिली है? टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी साइन डी थीटा बाई टू, टू टी साइन डी थीटा बाई टू। इस डायरेक्शन में हमें क्या मिला है? टी कोस डी थीटा बाई टू। और इस डायरेक्शन में हमें क्या मिला है? टी कोस डी थीटा बाई टू। तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसल आउट। और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए? ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए इक्वल? अगर ये इक्वल ना हो, तो उसका मतलब क्या है? कि रिंग उस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, ठीक है? अगर मान लो कि डीएफ फोर्स ज़्यादा है, ऊपर की साइड लगने वाली फोर्स ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या है? कि रिंग जो है हमारी वो ऊपर की ओर मूव करेगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा ना, रिंग तो एक जगह पे एक्सिस्ट करने वाली है, ठीक है? स्टेबल रहेगी यहाँ पे, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करना ज़रूरी है, ओके? यानी कि डीएफ शुड बी इक्वल्स टू 2t sin d थीटा बाय 2। और डीएफ हमारा क्या है? इस dq चार्ज और q चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, k dq q डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है r का स्क्वायर, ठीक है? अब dq हमें पता नहीं है, dq कैसे निकालेंगे बच्चों? ये जो कंप्लीट रिंग है, इसका पेरीमीटर कितना बनेगा? 2 पाई r, ठीक है? तो 2 पाई r लेंथ पे हमारा कितना चार्ज प्रेजेंट है? ये कैपिटल Q चार्ज है बच्चों। 2 पाई r लेंथ पे हमारा कैपिटल Q चार्ज प्रेजेंट है। नहीं बच्चों, हम 2 पाई r नहीं लेंगे। हम यहाँ पे जो सेक्शन लिया है हमने, dq सेक्शन, ये हमने लेंथ की टर्म्स में ना लेके हमने एंगल की टर्म में लिया, ठीक है? कि d थीटा एंगल जो सेंटर पे बना रहा हो, उतना सेक्शन हम लेके चल रहे हैं dq चार्ज के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे एंगल की टर्म्स में बात करेंगे। अगर हमने लेंथ की टर्म्स में लिया था कि ये डीएल लेंथ का सेक्शन लिया हमने, ठीक? तब हम लेंथ की टर्म्स में यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं कि 2 पाई r लेंथ के लिए हमारा q चार्ज है, 1 लेंथ के लिए q बाय 2 पाई r, और डीएल लेंथ के लिए इतना हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये जो सेक्शन है, ये यहाँ पे d थीटा एंगल बना रहा है, ठीक? तो उतने सेक्शन में चार्ज हमारा कितना है? dq, ठीक है? तो एंगल की टर्म्स में अगर बात करें, तो 2 पाई एंगल, 2 पाई एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट एंगल, ठीक है? 360 डिग्री एंगल। उसके लिए चार्ज कितना प्रेजेंट है? q चार्ज प्रेजेंट है रिंग पे। तो यूनिट एंगल के लिए कितना चार्ज होगा? q बाय 2 पाई। और कितना एंगल है हमारे पास? d थीटा, ठीक? d थीटा एंगल के लिए कितना चार्ज होगा बच्चों? q d थीटा बाय 2 पाई, ठीक है? ये हमारी किसकी वैल्यू रहेगी? d क्यूब की वैल्यू, ठीक है? कि d थीटा एंगल्स के बीच में हमारा कितना चार्ज प्रेजेंट है? q d थीटा बाय 2 पाई, ठीक है? वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों। तो हमारा क्या बनेगा? k q q d थीटा बाय 2 पाई r स्क्वायर, ओके? तो हमारा 2t sin d थीटा बाय 2 किसके बराबर आया? k q q d थीटा बाय 2 पाई r स्क्वायर। अब बच्चों, अगर थीटा हमारा स्मॉल हो, और स्मॉल थीटा, साइन थीटा बच्चों लगभग थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है? जैसे कि देखो साइन 0 0, साइन 1 लगभग 1 के बराबर होता है, साइन 2 लगभग 2 के बराबर आएगा, ठीक है? तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा, साइन थीटा, थीटा के बराबर ही रहता है बच्चों। अब डी थीटा हमने स्मॉल एंगल लिया था, डी थीटा बाय 2 और स्मॉल हो जाएगा उससे,
तो साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 क्या बनेगा बच्चों? लगभग डी थीटा बाई 2 ही बनेगा। तो फॉर स्मॉल एंगल डी थीटा साइन डी थीटा बाई 2 लगभग डी थीटा बाई 2 ही बनने वाला है, ठीक है? तो वो पुट कर देंगे यहाँ पे 2t डी थीटा बाई 2 किसके बराबर है हमारा? k q q डी थीटा बाई 2 पाई r स्क्वायर। ये 2 से तो 2 कैंसल हो जाएगा बच्चों। डी थीटा से डी थीटा कैंसल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? t इक्वल्स टू k q q बाई 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारी टेंशन आ गई जो इस रिंग के अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है? हमने क्या किया इसमें? हमें एक रिंग दी हुई थी जिसके सेंटर पे q चार्ज था। हमें बताना था इस चार्ज की वजह से इस रिंग के अंदर कितनी टेंशन डेवलप हो रही है। तो हमने क्या किया कि सेंटर पे डी थीटा एंगल बनाने वाला एक स्मॉल पोर्शन लिया हमने रिंग का, ठीक है? जिसमें चार्ज कितना है? dq चार्ज। अब पूरे एंगल के लिए यानी कि 2 पाई एंगल के लिए कंप्लीट चार्ज कितना बन रहा है बच्चों? q। यूनिट एंगल के लिए q बाई 2 पाई और डी थीटा एंगल के लिए dq की वैल्यू आ जाएगी हमारी q डी थीटा बाई 2 पाई, ठीक है? इतना ठीक है कि हमने यहाँ का चार्ज भी निकाल लिया इस पोर्शन में और इस पोर्शन पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो भी हमने निकाल ली। df फोर्स लग रही है, ठीक है? q चार्ज की वजह से dq चार्ज पे और इस फोर्स की वजह से इसके रिंग के अंदर टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लग रही है? टेंशन फोर्स डेवलप हो रही है, ठीक है? इस T को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म बनाएं इस T की तो ये एंगल क्या आ रहा था बच्चों? 90 माइनस डी थीटा बाई 2 और ये क्या बन जाएगा फिर? डी थीटा बाई 2, ठीक है? तो ये टेंजेंट, ये एंगल डी थीटा बाई 2 तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? T cos डी थीटा बाई 2 और ये 90 डिग्री वाला एंगल क्या कंपोनेंट क्या बन जाता है? T sin डी थीटा बाई 2। सेम हम किसके लिए करेंगे? इस वाली टेंशन फोर्स के लिए करेंगे। इसके जब कंपोनेंट फॉर्म बनाएँगे तो ये कंपोनेंट बनेगा T cos डी थीटा बाई 2 और ये कंपोनेंट बनेगा T sin डी थीटा बाई 2। ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसल आउट कर लेंगे और ये वाले दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बना? 2T sin डी थीटा बाई 2 और ऊपर की डायरेक्शन में क्या है? df। अब ये दोनों कंपोनेंट भी हमारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, नहीं तो रिंग की जो स्टेट है उसमें चेंज आ जाएगा। वो या तो एक्सपेंड करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है? तो ये दोनों हमारे कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, इक्वल पुट कर देंगे। df हम फाइंड आउट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। q और dq चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स क्या बनेगी? k dq q बाय r स्क्वायर। रेडियस वेक्टर क्या है हमारा? r, ठीक है? dq की वैल्यू हमने जो जो निकाली थी इसको पुट कर देंगे। अब स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा लगभग थीटा ही होता है, तो पुट कर देंगे। हमारा ये डी थीटा बाई 2 बचेगा। जो चीज़ें कट रही है काट देंगे, टेंशन हमारी आ जाएगी k q q बाय 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है? ये जो चीज़ है बच्चों ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएँगे, लेवल हाई हो जाता है, लेकिन नीट और जेईई में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, ठीक है? लेकिन इसको करने का फ़ायदा ये है कि आपका ये जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको आपके अंदर एबिलिटी डेवलप करेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक? आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है बच्चों, जो कुछ 4-5 क्वेश्चंस बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक? इनकी एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो और जो आगे बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय श्री राम।